हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी संगठन और प्रशासन की। दोस्तों, बीपीएड कोर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है और इसके नोट्स इजीली मिल भी नहीं पाते और काफ़ी सारे बच्चे इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो पॉसिबिलिटी है 70 में से 50% आपके मार्क्स आ जाएंगे 100%, यानी कि आपके 70 में से 50 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे काफ़ी ईजी हिंदी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स चाहिए वो भी वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन क्या होता है। तो दोस्तों, संगठन की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो किसी भी संगठन का गठन विशेष प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, यानी कि एक हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, तभी हम एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्यभार प्राप्त कराया जाता है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जिनको उनकी योग्यता के अनुसार ही कार्यभार सौंपा जाता है। संगठन के प्रति एक विशेष कार्य के लिए या नेतृत्व के निर्देशन के लिए व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो दोस्तों, संगठन के अंदर क्या है कि एक समूह कार्य करता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। अगर मैं परिभाषा की बात करूँ संगठन की, तो किसी भी सामान्य उद्देश्य या विशेष कार्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाने वाले मानवीय सम्मेलन या समूह को हम संगठन कहते हैं। यानी कि संगठन के अंदर हमारा एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी कार्य करते हैं और उसके अंदर एक समूह का निर्माण करते हैं। अब संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों या व्यक्तियों को व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके और इसमें कार्यों व उत्तरदायित्वों को आपस में बांट दिया जाता है। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसके अंदर उनके दायित्व को, उनके कार्यों को अलग अलग सौंप दिया जाता है। अब किसी विशेष कार्य हेतु आवश्यक व्यक्ति का समूह एवं उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों एवं क्षमताओं का संबंध ही संगठन कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक संगठन के अंदर एक कार्यशील, क्रियाशील और एक अनुभवी व्यक्तियों को ही वहाँ पे दायित्व सौंपे जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक बड़े लेवल और एक छोटे लेवल, सभी लेवल के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसके प्रयोग से कम संघर्ष एवं एकता द्वारा विशेष कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको पता है कि हम हर एक फील्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सभी फील्ड बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली और हम इतनी जल्दी तरक्की कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ कार्य को कर रहे हैं। तो उसी का संगठन से है संपूर्ण यहाँ पे संबंध है। अब मैं विशेषता की बात करूँ इसकी, क्या विशेषता होती है संगठन की, क्यों ज़रूरत है, क्या महत्व है, तो उसका यहाँ पे वर्णन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा इसका। तो संगठन का निर्माण ही कुछ विशेष कार्य, लक्ष्यों या उद्देश्य की पूर्ति या प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनको हम अकेले उनको प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब मैं अगर शारीरिक शिक्षा के अंदर बात करूँ, तो अगर हमें किसी गेम को डेवलप करना है, जैसे खो-खो गेम है, अगर उसको डेवलप करना है तो उसकी फेडरेशंस बनानी पड़ेगी, ताकि हम उन फेडरेशन के माध्यम से जो स्कूलों के, गाँवों में, शहरों में जो योग्य स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है या जो क्षमताशील खिलाड़ी है, उनकी क्षमता को परख के उनको आगे खेलने का मौका दें, जिससे वे हमारे राज्य को या हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर सके। तो वो चीज़ें हैं ना, तो उसको भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ही बोलेंगे। जो हमारी फेडरेशंस काम करती है स्पोर्ट्स की, उनका काम क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट होती है। आपको पता है कि एक फेडरेशन के अंदर एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होंगे, उसके नीचे कोचेज होंगे, या बहुत ही अलग अलग यहाँ पे पोस्ट होती है। तो वो डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड में या किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ स्पोर्ट्स के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, स्कूलों के अंदर काम करता है, ठीक है, प्राइवेट एनजीओ होते हैं। तो वो सभी चीज़ों को मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है। संगठन के अंतर्गत कार्यकारी नेतृत्व के व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। संगठन के द्वारा उचित अधिकारियों या दायित्वों का निर्माण किया जाता है। संगठन में आवश्यक संदेश और आचार विचार का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। संगठन का रूप विभिन्न स्थितियों या आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है तथा इसमें व्यक्तियों की संख्या भी निरंतर बदलती रहती है। कभी क्या होता है कि किसी वजह से किसी भी एक उसमें पार्टिसिपेट को या किसी एक व्यक्ति के दायित्व को बदल दिया जाता है। अगर आप इससे बेटर कर सकते हो दूसरी पोस्ट पे काम, तो आपको चेंज कर दिया जाएगा, या चेंज भी करते रहते हैं कि किसी, अगर हमसे कोई अच्छा कुशल है तो उसकी जगह किसी और को दे देंगे, तो चेंज तो करते हैं ना दोस्तों। अब सबसे ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आता है संगठन के प्रकार, ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तो दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, बड़ा सिंपल है समझना। औपचारिक संगठन क्या होते हैं, ये एक रेगुलर संगठन होता है जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे काम किया जाता है। समझ रहे हो आप कि इस प्रकार के संगठन में प्राय नियमों या सदस्यों की शक्ति एवं कार्यों का निर्माण किया जाता है। साथ ही कौन किस पद पर नियुक्त है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती हैं। तो उसको ऊपर से दोस्तों सारी चीज़ें उसकी एक व्यक्तिगत तरीके से, एक निरंतर तरीके से या एक संगठित तरीके से कार्य होती है उसके अंदर। ठीक है। यस, संगठन मुख्य किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। साथ ही सभी व्यक्तियों को भी अपना विशेष योगदान प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको भी अपना यहाँ पे समय समय पर अपना योगदान प्राप्त करना है, और संगठन में सदस्य आपस में निरंतर संपर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन अनौपचारिक में उसका उल्टा है, ये एक पार्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन या पार्ट टाइम संगठन होता है, जिसमें आप फ्री टाइम में इसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे हम काफ़ी सारे संगठन बना लेते हैं ऐसा, जैसे आपको पता ही है काफ़ी सारे संगठन चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो एक पार्ट टाइम है, जो एनजीओ टाइप के होते हैं। जैसे हिंदू रक्षा दल है, अब हम बिजी हैं तो हम अपना जो भी हमारा
फ्री टाइम रहेगा उसमें हिंदू रक्षा दल में या बजरंग दल में या काफ़ी सारे ऐसे हमारे संगठन हैं, उसमें हम अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम अपना जितना भी टाइम होता है, जो भी हम पॉसिबिलिटी है अपनी वो प्रदान करते हैं वहाँ पे, हम जाते हैं। कब? हम पार्ट टाइम बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं कि हम उसी संगठन के कार्यकर्ता बन गए हैं, हमें और कुछ करना ही नहीं है, हम उस संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या होगी दोस्तों, वो रेगुलर बेसिस पे होगी, हम पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं। तो आप समझ गए, औपचारिक और अनौपचारिक, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। औपचारिक रेगुलर, अनौपचारिक पार्ट टाइम। जैसे कि बीपीएड हम करते भी है, रेगुलर जो बीपीएड कर रहा है उसको रेगुलर नॉलेज रहेगी, वो रेगुलर टच में रहेगा, वो चीज़ों को पता होगी। और जो नॉन अटेंडिंग करते हैं उनको चीज़ें टच में नहीं रहती, वो फ्री टाइम में पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, ऐसे ही समझो इसे। जब जरूरत पड़ेगी आप तब जा रहे हैं, जब जरूरत नहीं है आप नहीं जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या होता है दोस्तों। तो अब ये भी चीज़ है। तो प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और शासन के मेल से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सेवा करना या प्रबंधित करना, या फिर दोस्तों एक व्यक्ति एक तरीका होता है, एक पारंपरिक तरीका, किसी भी कार्य को करने का एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना। तो प्रशासन मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग के साथ कार्य करते हुए समूह की गतिविधियों का एक रूपरेखा करता है। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति करने का एक उद्देश्य होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर क्या प्रदान करता है, उसके अंदर वहाँ पे उनको ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे अनुभवी लोग प्रदान करता है ये, जो उस कार्य को करने में अपना सहयोग देंगे। जैसे कि आपको पता है कि फेडरेशन के अंदर पद है। अब उस पद पे कार्य करने के लिए भी उन्हें एक अनुभवी, है ना, एक कर्मठ, एक प्रभावशाली, है ना, एक मेहनती व्यक्ति चाहिए। तो वो जो होता है वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उन पर्सन को ढूंढती है, उनको उनका पद देती है और उनसे काम करवाती है, और वो आता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो इसका मतलब यही है कि एक योजना बनती है, यहाँ पे एक प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, और योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है। काफी सारे जो भी उसके कार्यकर्ता होते हैं या फिर उसमें कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको उनका पद दिया जाता है, उनको उनके कार्य समझाए जाते हैं कि उनको क्या कार्य करने हैं। फिर उसके अनुसार उन पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे योजना बनाएंगे। ठीक है, योजना बनाने के बाद हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सभी को, सभी का पद, यानी कि हम जो भी योग्य एलिजिबल पर्सन है उसको उसका पद सौंपेंगे। फिर उस पर क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका जो भी पद है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर उस पर कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ जो आती है प्रशासन के अंदर आती है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। एक लोक प्रशासन होता है, ये भी आ जाता है। लोक प्रशासन क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट की का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि गवर्नमेंट का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जनता के लिए होती है, यानी कि कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, या प्रशासन बना रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है जो जनता की यहाँ पे भलाई के लिए कार्य करता है। तो इसको आप पढ़ लेना। ये अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कोई भी टूर्नामेंट होता है दोस्तों, कंपटीशन के अंदर हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूर्नामेंट कराने वाले। तो उस टूर्नामेंट को कराने के लिए अब यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आएगी। अब इसको ध्यान रखना, इसके अंदर एक नहीं काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे जो आपको 100% देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टूर्नामेंट की। तो टूर्नामेंट शब्द एक खेल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत खेलों में होने वाले मैचों की श्रृंखला तैयार की जाती है। जैसे हमें कोई टूर्नामेंट कराना है जिसके अंदर काफ़ी सारी टीमें हिस्सा लेगी। अब उन टीमों को हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाएगी जो उस टूर्नामेंट को कराने में अपना सहयोग देगी। अब उस सहयोग का मतलब क्या है कि कितने मैच होंगे, मैचों की श्रृंखला क्या है, कितना धन लगेगा, कितना समय लगेगा, है ना, मैदान चाहिए, उपकरण चाहिए, खेल अधिकारियों की संख्या चाहिए, आयोजन समिति का निर्माण करना है। ठीक है, मुख्य रूप से टूर्नामेंट निम्न प्रकार के होते हैं। देखो टूर्नामेंट की टाइप्स बता देता हूँ मैं आपको। टूर्नामेंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉकआउट, मतलब हारोगे तो आप बाहर हैं। एक लिंग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं नॉकआउट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में हारने वाली टीम खेल से बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहेगी। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, अगर हमें कोई भी टूर्नामेंट जल्दी कराना है, अगर हमें कोई भी टूर्नामेंट दोस्तों कम समय में कराना है और हमें कम से कम धन में कराना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट कर देते हैं। तो जो भी हारेगा वो बाहर चला जाएगा और जो जीतेगा वो खेल में बना रहेगा। इससे दोस्तों काफ़ी नुकसान भी है, क्योंकि काफ़ी बार अच्छी टीम भी कुछ खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर हो जाती है, जबकि वो फाइनल तक खेल सकती है। तो ऐसा होता है। लेकिन इस टूर्नामेंट से यही बेनिफिट है कि हम कम से कम समय में टूर्नामेंट खेल लेते हैं और हमारी काफ़ी सारी स्किल्स इंप्रूव होती है। हमें अच्छा परफॉर्मेंस करने का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ है, ये हमारे ऊपर जो प्रेशर है उसको बनाती है। तो इससे के बेनिफिट भी काफ़ी है, तो उससे ज़्यादा नॉकआउट टूर्नामेंट के नुकसान होते हैं। उसको आप पढ़ लेना, मैंने दे रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है एक एक चीज़ है। नोट्स का लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। मैंने पीडीएफ यहाँ पे बुक्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, मेरे पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे। अब लिंक टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो इस टूर्नामेंट के अंतर्गत प्रत्येक टीम आपस में एक मैच जरूर खेलती है, यानी कि अगर वहाँ 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही है तो एक टीम बाकी बची हुई 9 टीमों के साथ वहाँ पे मैच खेलेगी। उसके बाद वहाँ पे फैसला होगा कौन टीम कितना जीत रही है पॉइंट के हिसाब से, है ना, वो आगे जाएगी। तो इसके अंदर ये होगा। इसके अंदर भी दोस्तों सिंगल लिंक टूर्नामेंट या डबल लिंक टूर्नामेंट होता है, उसको आप पढ़ लेना। बाकी इतना ज़्यादा नहीं आता, सिंपल जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जितना हमारा
क्वेश्चन पूछा जाएगा या जितना हमारे एग्जाम में आएगा हम अभी उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इतने सारे टॉपिक्स को तो अभी क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 50% यानी 50 नंबर आपके इजीली आ जाए। हमें 50 नंबर लाने हैं 70 में से कम से कम। अब सबसे जरूरी क्या होता है दोस्तों, दो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, इंट्रामुलर टूर्नामेंट और एक्स्ट्रामुलर। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें आपको मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। इसको समझो, इंट्रामुरल क्या होता है, एक संस्थागत प्रतियोगिता होती है, ऐसी प्रतियोगिता जो 4 दीवारी के अंदर खेली जाती है। यानी कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या करते हैं हम, स्कूल टूर्नामेंट करा रहे हैं, स्कूल की उसी स्कूल की जो सारी क्लासेज है उनका आपस में कंपटीशन कराएंगे, वहां से टीम सेलेक्ट करेंगे जिससे हम टीम को बाहर खिलाने ले जाए। जैसे स्कूल के अंदर इंटर स्कूल होता है या इंटर कॉलेजिएट होता है, इंटर स्कूल या इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट होता है जिसमें हम अपने ही स्कूल की टीम बनाते हैं, अपने ही स्कूल से अपने ही कॉलेजों से हम जो अच्छे बच्चे हैं जो खेल में काफ़ी रेगुलर होते हैं या एक्टिव होते हैं उनको वहाँ पे क्या करते हैं, उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस देख के उनको टीम बनाते हैं, तो वो होता है। अब एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट क्या होता है दोस्तों, ये टूर्नामेंट इसको बोलते हैं अंतर विद्यालय प्रतियोगिता एक्स्ट्रामुरल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स होंगे, कॉलेज होंगे, जिसकी वहाँ पे टीम आएगी और उन टीम के में आपस में वहाँ पे कंपटीशन होगा। तो आपस में मैच खेला जाएगा, जो भी जीतेगी वो और ऊपर लेवल पे खेलने जाएगी। जैसे हमारा इंटर कॉलेजिएट होता है या हमारा इंटर स्कूल होता है, उसमें क्या होगा, काफ़ी सारे स्कूल आएंगे और स्कूल वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे या कॉलेज की टीम आएगी काफ़ी सारे की, वहाँ से फिर वो टीम एक सिलेक्ट होगी जो आगे खेलने जाएगी। सिंपल सा आप समझ लो, बाकी यहाँ पे आप देख लेना, बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बस मैक्सिमम हमें चीज़ें समझने की। इंट्रामुरल का मतलब क्या होगा और एक्स्ट्रामुरल का, इंट्रा मतलब इन मतलब में अंदर, यानी कि स्कूल के अंदर जो टूर्नामेंट होगा जिसमें हमारे स्कूल ही पार्टिसिपेट करेगा, और एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे एक से ज़्यादा टीम आएगी, काफ़ी सारी टीमें रहेगी काफ़ी सारे स्कूल की। बहुत ही बेसिक सा आप इस चीज़ को समझ लो। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रा टूर्नामेंट के हमें बेनिफिट्स भी है। आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हमारा अभी मेन टारगेट क्या है कि हम चीज़ों को समझें कि वो क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम में अपनी ही लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखना है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये टॉपिक क्या है, तभी हम उससे रिलेटेड लिख पाएंगे। अभी हम क्या, अगर हम एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो शायद हम दूसरा टॉपिक अच्छे से ना पढ़ पाए। तो उस टॉपिक को समझ लो वो क्या है, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हो तो आप चीज़ों को पढ़ के समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे, हम एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर है तो ये हमने गेम्स के अंदर ये सब चीज़ें देखी है, हमें पता है। अब बात करते हैं खेल आयोजक समिति। अब किसी भी खेल को आयोजन करने के लिए मैंने एक समिति की बात करी थी, जो समिति का अलग अलग यहाँ पे उसको ड्यूटीज बांटी जाएगी, जो वहाँ पे किसी भी टूर्नामेंट को कराने में कारगर साबित होती है। ठीक है, तो अब इसको सही ढंग से अगर हमें कराना है तो हमें काफ़ी सारी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि हमें एक यहाँ पे काम बांटने पड़ेंगे। तो सबसे पहला होगा आयोजन या प्रबंधक समिति, सबसे ऊपर समिति ये रहेगी, जिस समिति का कार्य रहेगा कंप्लीट कंट्रोल करना किसी भी टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन पर। अब उसके अंदर पहली जो सबसे पहला काम रहेगा, यानी कि ये होता है प्री कंपटीशन, यानी किसी भी कंपटीशन से पहले का काम, जो ड्यूटीज होती है होते हैं प्रचार समिति, उस टूर्नामेंट का प्रचार करेगी 3 से 4 हफ्ते पहले, ताकि वहाँ स्कूल्स यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस टूर्नामेंट में। ठीक है, अब क्रय समिति दोस्तों, ये समिति है जो जितने भी वहाँ के उपकरण हैं या जो भी सामग्री खरीदने वाली चीज़ है, खरीदारी करने की चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हमें, वो करेगी, तो ये भी पहले करेगी। अब खेल मैदान में उपकरण समिति, ये भी दोस्तों पहले ही काम करेगी। खेल के मैदान को तैयार करना है, उपकरणों को, आवश्यक उपकरणों को वहाँ पे ज़रूरत है उनको वहाँ पहुँचाना, ये भी पहले कार्य करती है। अब प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, ये काम करेगी उसी दिन, जैसे ओपनिंग सेरेमनी, उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी करनी, तो वो उसी दिन जिस दिन टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट होगा उसी दिन प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति तैयार करेगी, वहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल करेगी सारी चीज़ों पे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे फिक्सचर बनाना, टीमों की संख्या बनाना, टीमों की एंट्री कराना, तो ये सब जिम्मेदारी उसके अंदर रहेगी। सजावट व समारोह समिति, वो भी उस दिन काम करती है जिस दिन हमारी ओपनिंग सेरेमनी रहेगी, क्लोजिंग सेरेमनी, टूर्नामेंट के टाइम पे जो ड्यूटीज होती है जिन समिति की, वो समिति है दोस्तों। प्राथमिक चिकित्सा समिति, वो भी टूर्नामेंट के अंदर ही काम करेगी, किसी को चोट चोट लग जाएगी, फर्स्ट एड कमेटी वहाँ पे कार्य करती है। वित्तीय समिति दोस्तों, वित्तीय समिति का काम क्या होता है दोस्तों, कुल बजट का आकलन करना। जैसे हमने 10,000 रुपये लगाए किसी टूर्नामेंट के अंदर, हमें 11,000 रुपये का वहाँ से प्राप्त हुए, तो हमें 1,000 का 1,000 रुपये हमारे बचे, या अगर हमारे लॉस हो रहा है, जो भी बेनिफिट या लॉस हमें हो रहा है, वो सारा जो भी लेखा जोखा होगा वो वित्तीय समिति करेगी। परिवहन समिति, जो भी हमारे टीम्स आएंगे, कोच आएंगे, मैनेजर आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, उनको लाने ले जाने का जो भी कार्य करेगी वो परिवहन समिति करेगी। अब भोजन तथा आवास समिति दोस्तों, भोजन का प्रबंध कराना और आवास, ये सभी उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है। सभी टीम, कोच, मैनेजरों को, ऑफिसर्स को, हमारे जितने भी गेस्ट आएंगे उनको भोजन का प्रबंध कराना। अब बात करते हैं दोस्तों प्लानिंग योजना या नियोजन, इसको हम बोलते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। तो योजना या नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के बारे में सोचना या उसके बारे में रणनीति तैयार करना। जैसे टूर्नामेंट ही कराना है हमें, उस टूर्नामेंट को कराने से पहले हमें योजना बनानी पड़ेगी ना, टूर्नामेंट कैसे कराना है, कितने लोगों की जरूरत होगी, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ होगी, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे कि अगर हम इस तरीके से नहीं कर रहे तो हमें ये चीज़ें हो सकती है। तो पहले से पहले हम सारी चीज़ें तैयार करेंगे। और एज अ टीचर मैं अगर बात करूँ तो मैं भी पढ़ाने जाता हूँ तो उससे पहले प्लानिंग करता हूँ। मैं ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी करूँगा तो उससे पहले प्लानिंग करूँगा कि किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसे कराऊंगा, किसी को चोट लगेगी उसको कैसे सेफली रखूंगा, रूल्स बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा। तो वो चीज़ें किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप उस कार्य को करने में सक्षम बन पाओगे। यानी कि जो आपकी थिंकिंग है उस कार्य को करने की, जो आपकी पॉसिबिलिटी है, वो 100% बिल्कुल सेफली हो जाएगी। वो कब होगी पॉसिबल, जब आप किसी भी कार्य को करने से पहले विचार विमर्श करोगे, नीतियां बनाओगे, करने के तरीका का निर्माण करोगे, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल सिंपल है पढ़ने को दोस्तों, काफ़ी नोट्स दे रखे हैं मैंने, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नोट्स आप पढ़ लेना। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा संगठन था, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसके उद्देश्य की बात करते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब भी कोई संगठन है उसके अंदर प्रशासन काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पदाधिकारी यानी पद दिए जाते हैं अधिकारियों को। उसके अंदर बजट बनाना। अब एक बजट, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बजट क्या होता है? आय व व्यय का विवरण, यानी आय जो हमारी आय है, जो आमदनी है, जो व्यय यानी कि जो हमारे खर्चे हैं उनका जो विवरण होता है। किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए एक हमारी आमदनी लगती है उसमें, और एक जो खर्चा हो रहा है वो। तो जब हम देखते हैं कि हमारी आमदनी क्या है, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है या जो हमने खर्च किया है, उसका हम एक विवरण या आकलन करते हैं, एक बजट बनाते हैं कि इस टूर्नामेंट को कराने का हमारा बजट 1 लाख रुपए का है। लेकिन अगर किसी वजह से उस टूर्नामेंट की प्राप्ति में हमें कुल 80,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो 20,000 रुपए का हमें लॉस है। तो एक बजट के तहत हम काम करते हैं कि हाँ, हमें उस कार्य को करने में कितना लॉस होगा, कितनी हानि होगी, कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके से लॉस कवर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम पहले बजट बनाएंगे। अगर हमारा बजट निर्माण एक अच्छा होगा, हम एक सही आकलन के साथ चीज़ों को करेंगे, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम कम से कम नुकसान में काम कर सकते हैं। हम चीज़ों को कम से कम तरीके से करेंगे। तो बजट बनाना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, घर की चाहे ज़िम्मेदारी हो। घर का भी हमारी एक आमदनी होती है 20,000 रुपए महीना, और हमें खर्चा करना पड़ता है, हमारे घर के खर्च होते हैं। तो हमें घर के खर्च अगर हम कंट्रोल में करेंगे, देख के करेंगे, अपनी आमदनी को देख के करेंगे, तो वो चीज़ें हम बचा लेंगे, पैसा बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम खर्चों को ही अंधाधुंध करेंगे, तो आपको पता है कि 20,000 बहुत कम है। लेकिन अगर हम सभी चीज़ों को तरीके से करेंगे, प्लानिंग के तहत करेंगे, तो वो चीज़ों में हम उनमें भी 20,000 में भी काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है, बजट बनाना किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एक घरेलू, चाहे वो घरेलू ही चीज़ क्यों ना हो, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है? क्योंकि हमारे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो बजट निर्माण का दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो बजट का आपको पता होना चाहिए। आय व व्यय का विवरण ही बजट कहलाता है। तो बजट के अंदर आप बता देना बजट मतलब क्या होता है? कि बजट मतलब कि किसी भी एक कार्य को करने से पहले, जो एक कार्यक्रम होता है उसको करने से पहले एक बजट बनाया जाता है। यानी कि आय व व्यय का विवरण किया जाता है, आकलन किया जाता है कि इस कार्यक्रम को करने में हमारा कितना खर्चा आ सकता है, कैसे खर्चा आएगा, किस तरीके से हमें करना है। वैसे इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आप देख लेना, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, स्कूल के अंदर काम करने, ऐसे फिजिकल एजुकेशन के अंदर बात करते हैं हम, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड मतलब एक लेखा जोखा तैयार करते हैं, जिसको हम एक रजिस्टर पे क्या करते हैं, नोट डाउन करके रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें की हमें नीड बाद में भी पड़ेगी। तो एक रिकॉर्ड होते हैं, हमारा जो लेखा-जोखा होता है, जो भी रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जैसे कोई भी टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, कितना हमारा खर्च हो रहा है, कितना आ रहा जा रहा है, क्या सामान है, उस सभी को रिकॉर्ड को हम अपने रजिस्टरों में लिख के रखते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद पड़े, और जिससे वो सेफली रहे। तो रिकॉर्ड मतलब एक डाटा को हम रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे लिख के रखते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों जो आता है। अब तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। संचालन, निर्माण, योजना निर्माण, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर संगठन को एक्सप्लेन करके दिखाया है। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करके दिखाओगे, या प्रशासन का जैसे एक पार्ट होता है, उसके अंदर स्टाफ होता है, पहले स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। यानी कि पहले हम स्टाफ का निर्माण करते हैं, किस स्टाफ को कौन-कौन सा पद देंगे, फिर उसको डायरेक्शन बताएँगे, यानी कि किस-किस पद पे काम करना है। फिर उनको अपना पद बताने के बाद, अपने कार्य को समझाने के बाद उनको कंट्रोल करेंगे कि वो कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उनके ऊपर एक कंट्रोल बनाएँगे। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए काम करता है? संगठन के लिए काम करता है, संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। तो इस तरीके से आप उसको समझो। अगर इसी चीज़ को समझ के आप वहाँ लिख दोगे और इसी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दोगे अपनी लैंग्वेज में भी, तो दोस्तों आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी यहाँ पे चांसेस है। आप हेडिंग वाइज़ और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, आपको नंबर अच्छे आएँगे। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, आप अच्छे से करना। आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। वो कोशिश करूँगा आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की भी वीडियो प्रॉपर्ली और टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।